नमस्कार आप सभी को। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे और जो आपका टारगेट है जिसको लेकर के आप हमारे साथ काम कर रहे हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इस एग्ज़ाम को लेकर के भी आप लगातार प्रयासरत कर रहे होंगे अपना 100% देने के लिए। एक चीज़ और याद रखिएगा, बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि नोटिफिकेशन कब तक आएगा, क्योंकि जुलाई चल रहा है और अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया है। ऐसे में माना जा रहा है कि जो 30 सितंबर को आपकी परीक्षा प्रस्तावित है, हो सकता है 50% चांस, आज की तिथि में जब ये मैं वीडियो बना रहा हूँ 50% चांस है कि आपका ये जो एग्ज़ाम है ये पोस्टपोन्ड हो जाए। लेकिन फिर भी हमें 30 सितंबर को ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी को बूस्ट करना है। आपको मैंने बताया था कि संडे आपका आ रहा है और संडे को आपका एक टेस्ट है। टेस्ट पिछले 10 दिनों के जो टास्क आपके दिए गए, पिछले 10 दिनों में जो आपको टास्क दिए गए उन्हीं पर आधारित है, उन्हीं को लेकर टॉपिक यहाँ पे रहेंगे। और आपको ईमानदारी से कम यहाँ पे मैं टेस्ट में 100 प्रश्न रखने जा रहा हूँ, तो इन 100 प्रश्नों का जवाब आपको बहुत ही बखूबी देना है। यहाँ पे करंट अफेयर्स के भी प्रश्न होंगे, जीएस के भी प्रश्न होंगे, जीके के भी प्रश्न होंगे और मैथ के भी कुछ टॉपिक से जुड़े हुए प्रश्न रहेंगे। तो आपको ईमानदारी पूर्वक इन प्रश्नों का जवाब देना है और यहाँ पे यह जरूर प्रयास करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा उन्हीं प्रश्नों का आप पहले जवाब दीजिए जिनका जवाब आपको 100% आ रहा है। और अपने जो नोट्स हैं आपके, या जहाँ पे आप डेली बेसिस का अपना मूल्यांकन करते हो, वहाँ पे इस चीज़ को ज़रूर मेंशन करिए कि कितने 100% वाले प्रश्न सही कर रहे हो, कितना आप जो है तुक्का लगा के प्रश्नों का जवाब कर रहे हो, कितने प्रश्नों का जवाब आपको आ रहा था, कितने टॉपिक ऐसे थे जो आपने पढ़े थे लेकिन प्रश्नों का जवाब नहीं कर पाए। ये सारी चीज़ें एक इंडेक्स आप बनाओगे और उस इंडेक्स की चर्चा हम जब इसका डिस्कशन करेंगे उसके बाद हम करेंगे। तो आज के जो प्रश्न हैं, आज भी 15 से 20 प्रश्न रखे गए हैं। ये जो प्रश्न हैं ये भी रिवीजन के तौर पे हैं, इसमें कुछ नया नहीं है। पिछले जो टॉपिक हैं उन्हीं को रिवाइज करने का प्रयास यहाँ पे किया गया है। तो आइए शुरुआत करते हैं, एक एक करके प्रश्नों को देखते हैं। जो लोग पहली बार देख रहे हैं, आप सभी इतना देखिए कि मेंटरशिप प्रोग्राम से आप देख रहे हैं। मेंटरशिप प्रोग्राम 100% निःशुल्क है। यहाँ पे परीक्षा उपयोगी जानकारी आप शेयर कर सकते हैं, परीक्षा उपयोगी जानकारी आप यहाँ से ले सकते हैं और अपनी तैयारी को बूस्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं और एक एक करके प्रश्नों को हल करने का प्रयास करते हैं। पहला, मराठों की राजनीतिक प्रतिष्ठा को बड़ा धक्का लगा। दूसरा, अंग्रेजों को ईस्ट इंडिया कंपनी को, यहाँ पे जो है टाइपिंग है अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल और दक्षिण भारत में अपनी सत्ता मजबूत करने का अवसर मिला। तीसरा है, पंजाब लंबे समय तक अफगानों के अधीन रहा। इनमें से कौन सा सही है? यहाँ पे देखो बात हो रही है पानीपत की लड़ाई की। आप जानते हैं 1761 ईस्वी में पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी और इस तीसरी लड़ाई में यदि हम बात करें तो मराठा फौज थी उसके पैर आप कह सकते हैं पूरी तरह से उखड़ गए थे। अनगिनत मराठा सेनापति और करीब 28,000 जो सैनिक थे वो इसमें मारे गए थे और पानीपत की हार मराठाओं के लिए एक धक्का था। तो कहीं ना कहीं पहला कथन सही है। दूसरा कहा जा रहा है कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल और दक्षिण भारत में अपनी सत्ता मजबूत करने का अवसर मिला। यहाँ पे याद रखना है कि पानीपत में मराठों की हार ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल और दक्षिण भारत में यदि हम बात करें तो अपनी सत्ता मजबूत करने का मौका दिया, क्योंकि इन क्षेत्रों पर प्रभाव किसका था? इन क्षेत्रों पर प्रभाव मराठों का था और जब मराठे हारे तो निश्चित तौर पे यहाँ पे बढ़त अंग्रेजों को मिल गई। तीसरा है, पंजाब लंबे समय तक अफगानों के अधीन रहा। आप जानते हैं कि पानीपत की जो तीसरी लड़ाई हुई, तीसरी लड़ाई में अफगानों को भी अपनी जीत का कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि वो पंजाब को अधिकार में ज़्यादा दिन तक नहीं रख सके। और वस्तुतः यदि हम देखें तो पानीपत की तीसरी लड़ाई ने यह फैसला नहीं दिया कि भारत पर कौन राज करेगा, बल्कि यह तय कर दिया कि भारत पर कौन राज नहीं करेगा। इससे भारत में ब्रिटिश सत्ता के उदय का रास्ता साफ होता है। तो कहीं ना कहीं यदि हम बात करें तो तीसरा कथन इससे नहीं जुड़ता है, ए और बी पहला विकल्प सही हो जाता है। आगे अगला है, आंग्ल मराठा युद्धों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आंग्ल मराठा युद्धों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध देओगांव की संधि के साथ समाप्त हुआ।
द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध में सालबाई की संधि हुई। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में मराठों की हार के बाद अंग्रेजों ने पेशवा के वंशानुगत पद को समाप्त कर दिया। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं आपको बताना है। जब आंग्ल मराठा युद्ध की बात आती है तो आप जानते हैं प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध वर्ष 1782 ईस्वी में हुआ था और ये जो था ये सालबाई की संधि से समाप्त हुआ था। ठीक है, किसकी संधि से? सालबाई की संधि के साथ ये समाप्त हुआ था। और आपको यह भी बता दूं कि द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध की बात करें तो वहाँ पे देवगांव की संधि हुई थी। किसकी संधि हुई थी? देवगांव की संधि हुई थी, ये आपको याद रखना है। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध में देवगांव की संधि आपको देखने को मिलता है द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध में। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध की यदि बात करें और द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के सन की वर्ष की बात करते हैं तो 1803 से 1805 की बात आती है। यदि हम तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध की बात करें तो ये 1816 से लेकर 19 के बाद पेशवा, आप जानते हैं अंग्रेजों द्वारा क्या कर दिया गया था, पेशवा का वंशानुगत जो पद था उसका समाप्त कर दिया गया था। ये आपको याद रखने की ज़रूरत है। तो कहीं ना कहीं जैसे इसमें दिया है कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध देवगांव की संधि, गलत है क्योंकि ये द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध में हुआ। और द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध में सालबाई की संधि, गलत है। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध में सालबाई की संधि हुई थी। क्या तीसरा सही है? जी हाँ, तीसरा सही है। तो यहाँ पे सी विकल्प इस प्रश्न के लिए सही उत्तर होगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, भारत में सरंजामी प्रथा किससे संबंधित है? आपको बताना है। मराठा सिंचाई कर, मराठा भू राजस्व कर, मुगल कालीन चुंगी या सिखों के सैन्य प्रशासन से संबंधित है। आप जानते हैं मराठा काल में यदि हम सरंजामी की प्रथा की बात करें तो विशेष रूप से ये भू राजस्व से संबंधित एक प्रथा थी। किससे संबंधित? भू राजस्व से संबंधित प्रथा थी। और इस काल में मराठा जागीरदारों को सरंजामी भूमि और उनके निर्वहन के लिए ये दी जाती थी। तो ये किससे संबंधित हो गई? ये संबंधित हो गई मराठा भू राजस्व व्यवस्था से। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, 18वीं सदी में महिलाओं की सामाजिक दशा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। महिलाओं की सामाजिक दशा के बारे में आपको विचार करना है। क्या बाल विवाह का प्रचलन सामान्यतः पूरे देश में था? पूरी सदी में लड़कियों की शिक्षा पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया? सती प्रथा सामान्यतः दक्षिण भारत में प्रचलित नहीं थी? उपर्युक्त में से कौन से सही नहीं है आपको बताना है। 18वीं सदी की यदि बात करें तो आप जानते हैं पूरे भारत में इस सदी में ये देखने को मिलता है कि बाल विवाह प्रथा जो है ये पूरे भारत में प्रचलित थी। लड़कियों की शिक्षा पर, इस समय में लड़कियों की शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया जाता था। हाँ, इतना ज़रूर था कि उच्च जाति की जो महिलाएं थी, कुछ महिलाएं, सभी नहीं, कुछ महिलाएं वो शिक्षित हुआ करती थी, पढ़ी लिखी हुआ करती थी। इनको अपवाद आप कह सकते हो। जाति प्रथा के अतिरिक्त यदि हम बात करें तो 18वीं शताब्दी के भारत की दो बड़ी सामाजिक कुरीतियाँ थी। पहला था सती प्रथा और दूसरा आपको देखने को मिलता है विशेष रूप से जब हम सती प्रथा की बात करते हैं और विधवाओं की खराब स्थिति। ठीक है, तो दो चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं, दो कुरीतियाँ, एक सती प्रथा, एक विधवाओं की खराब स्थिति। सती प्रथा अधिकतर राजपूताना बंगाल और उत्तरी भारत के जो हिस्से थे वहाँ पे प्रचलित थी। दक्षिण भारत में इसका प्रचलन नहीं देखने को मिलता था। वहीं यदि हम बात करें तो मराठों ने इसको बढ़ावा नहीं दिया था, मतलब सती प्रथा का संबंध मराठों से नहीं है। इस आधार पर यदि हम देखें तो पहला है बाल विवाह का प्रचलन सामान्यतः पूरे देश में था, एकदम सत्य है। दूसरा, पूरी सदी में लड़कियों की शिक्षा पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया, पूरी तरह से गलत है क्योंकि उच्च कुल की कुछ महिलाएं, सीमित महिलाएं ही पढ़ी लिखी हुआ करती थी। तीसरा, सती प्रथा सामान्यतः दक्षिण भारत में प्रचलित नहीं थी। यदि हम इसकी बात करें तो ये भी पूरी तरह से आपका क्या हो जाता है, सती प्रथा दक्षिण भारत में प्रचलित नहीं थी, तो ये भी सही हो जाता है। और यहाँ पे क्या बताना है, यहाँ पे याद रखना है, आपको बताना है कि कौन सा कथन सही नहीं है। प्रश्न में जोड़ लीजिए, कौन सा कथन सही नहीं है। तो कौन सा कथन सही नहीं है यदि हम उसकी बात करें तो यहाँ पे आप देखोगे कि बी विकल्प जो है वो सही नहीं है। यदि सही है की बात की जाए तो 1 और 3 सही है, तब सी विकल्प सही होगा। लेकिन इस प्रश्न में शाब्दिक त्रुटि थी, यहाँ पे सही नहीं है बोला गया है। तो कहने का मतलब है कि आपको कथन पता हो कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, बाकी जो पूछा जाएगा उसके अनुसार आप जवाब दे सकते हो।
अगला है 18वीं सदी के साहित्यिक जीवन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है। पहला, केरल के महान कवि कुंचन नंबियार इसी समय हुए। दूसरा, इसी सदी में उर्दू भाषा का प्रसार और उर्दू कविता का जोरदार विकास हुआ। तीसरा, तायु मानवर तमिल में सिंतर काव्य के उत्कृष्ट प्रवर्तक थे। अगला, केरल के महान गीतकार दयाराम ने भी इसी सदी में अपनी रचनाएं लिखी। 18वीं सदी की यदि हम बात करते हैं तो मलयालम साहित्य में पुनर्जीवन देखा गया है, विशेष रूप से त्रावणकोर जो साम्राज्य था, ठीक है, त्रावणकोर के जो शासक थे विशेष रूप से मार्तंड वर्मा और उनके उत्तराधिकारी राम वर्मा, इनके संरक्षण में हुआ। केरल में एक महान कवि कुंचन नंबियार भी इसी समय हुए, ठीक है। और आपको बता दें कि इन्होंने आम बोलचाल की भाषा में जनप्रिय कविताएं लिखी हैं। 18वीं सदी में केरल के कथाकली साहित्य, नाटक और नृत्य का भी पूर्ण विकास आपको देखने को मिलता है, ठीक है। और उर्दू भाषा का प्रचार प्रसार भी इस समय देखने को मिलता है। तायु मानवर की यदि हम बात करें, तमिल में सित्तर काव्य का एक उत्कृष्ट प्रवर्तक ये थे, तो ये भी आपका सही है, ये भी आपका सही हो जाता है। अब लास्ट आ जाता है कि इस सदी में महान कवियों में यदि हम बात करें तो दयाराम इस सदी के उत्तरार्ध में इन्होंने अपनी रचनाएं लिखी हैं। तो इस सदी में नहीं बल्कि इस सदी के उत्तरार्ध में अपनी रचनाएं लिखी हैं। देखो ये प्रश्न ऐसा है, डी विकल्प सही उत्तर है कि इसको कोई नहीं कर पाएगा, 1% लोग कर पाएंगे। तो इस ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में 8 से 10 होते हैं, तो इसके लिए परेशान नहीं होना है आपको। अगला प्रश्न, 18वीं सदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रसिद्ध पंजाबी काव्य हीर रांझा की रचना वारिस शाह ने की थी। प्रसिद्ध कविता संग्रह रिसालों की रचना शाह अब्दुल लतीफ ने की थी। उपरोक्त में से कौन से सही हैं आपको बताना। अब यहाँ पे यदि देखोगे तो बोला गया है कि 18वीं सदी में मशहूर पंजाबी काव्य हीर रांझा की रचना वारिस शाह ने की थी, एकदम सत्य है, ठीक है। दूसरा बोला जा रहा है कि रिसालों की रचना शाह अब्दुल लतीफ ने की थी, ये भी सही है, एकदम सत्य है। तो कहने का मतलब सी विकल्प सही उत्तर है। अगला प्रश्न, 18वीं सदी के संदर्भ में भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस सदी में भारत का निर्यात उसके आयात से अधिक था। इस सदी में भारत विज्ञान और प्रौद्योगिकी के मामले में यूरोप से काफ़ी आगे था। उपर्युक्त में से सत्य कौन सा है ये आपको बताना है। अब यहाँ पे यदि हम बात करें तो आपको देखने को मिलता है चूँकि 18वीं सदी में भारत में हस्तशिल्प और कृषि के उत्पादों को यदि हम देखें तो भारत इस मामले में यदि आप देखें तो स्वावलंबी था, ठीक है, स्वावलंबी था। इसलिए वह बड़े पैमाने पर विदेशी वस्तुओं का आयात नहीं करता था। तो पहला कथन सत्य हो जाता है। आगे यदि हम बढ़ते हैं तो आपको देखने को मिलता है कि भारतीय संस्कृति की मुख्य कमजोरी विज्ञान क्षेत्र में ही थी। यदि हम देखें 18वीं सदी के दौरान भारत पश्चिमी देशों से विज्ञान और प्रौद्योगिकी के मामले में काफ़ी पिछड़ रहा था, ठीक है, काफ़ी पिछड़ा हुआ था। पिछले 200 वर्षों से पश्चिमी यूरोप में एक वैज्ञानिक और आधुनिक क्रांति चल रही थी, जिससे आविष्कार और अनुसंधान उनकी बाढ़ देखने को मिलती है। तो यहाँ पे यदि हम बात करें सत्य कौन सा है तो ये सत्य है, ठीक है, ये वाला गलत है। तो ये विकल्प इस प्रश्न के लिए सही उत्तर होगा। अगला, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है? पुर्तगालियों ने जब गोवा पर अधिकार किया तब वायसराय अल्फांसो डी अल्बुकर्क था। अगला, 16वीं सदी के आरंभ में, अब यहाँ से जो टॉपिक शुरू हो रहे हैं ये हैं भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन, वहाँ से जुड़े हुए प्रश्न हैं। 16वीं सदी में पुर्तगालियों ने फारस की खाड़ी में स्थित हॉर्मुज से लेकर मलाया में स्थित मलक्का तक पूरे एशिया के समुद्र तट पर कब्जा कर लिया था। दक्षिण भारत के तटीय क्षेत्रों में कब्जा करने के कारण पुर्तगालियों को मुगलों के साथ संघर्ष करना पड़ा। उपर्युक्त में से सत्य कौन से हैं आपको बताना है। आप जानते हैं पुर्तगालियों ने 1510 में गोवा पर अधिकार कर लिया था और उस समय वायसराय जो था वो था अल्फांसो डी अल्बुकर्क, ठीक है, तो ये एकदम सत्य है पहला। दूसरा, इस समय फारस की खाड़ी में यदि हम बात करें तो फारस की खाड़ी में हार्मुज से लेकर के और इंडोनेशिया के स्पाइस आइलैंड तक पूरे एशिया पर इनका कब्जा था, ये भी सत्य है। तीसरा बोला जा रहा है कि पुर्तगालियों ने, यदि हम बात करें कब्जे की बात जहाँ तक करते हैं तो पुर्तगालियों ने भारत के तटीय क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया था। क्योंकि दक्षिण भारत इस समय मुगल साम्राज्य से बाहर था, इसलिए मुगलों की ताकत का सामना इन्हें नहीं करना पड़ा था।
तो तीसरा वाला क्या है, गलत हो जाता है और ए विकल्प इसके लिए सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं और लास्ट में आपको एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखना है कि आपके अपने कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओगे कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं, क्योंकि प्रश्न का लेवल बहुत अच्छा है। ठीक है, अगला 16वीं सदी के यूरोपीय व्यापारी कंपनियों के संघर्ष के संदर्भ में कौन से कथन असत्य हैं। असत्य कथन की पहचान करनी। इंग्लैंड, हॉलैंड और फ्रांस जैसे व्यापारिक देशों ने विश्व व्यापार पर स्पेनी और पुर्तगाली एकाधिकार के खिलाफ कड़ा संघर्ष छेड़ दिया था। अगला, इस सदी के उत्तरार्ध में इंडोनेशिया के व्यापार पर फ्रांस का अधिकार स्थापित हो गया। भारत, श्रीलंका, मलाया के व्यापार पर अंग्रेजों ने अधिकार जमा लिया। डचों की दिलचस्पी भारत में नहीं बल्कि इंडोनेशिया के मसालों के द्वीपों पर थी। अब कौन सा असत्य है आपको बताना है। यहाँ पे यदि हम बात करें तो 16वीं सदी के उत्तरार्ध में चाहे इंग्लैंड हो, हॉलैंड और फ्रांस जैसी ये उभरती जो व्यापारिक शक्तियाँ थीं, इन्होंने विश्व व्यापार पर स्पेनी और पुर्तगाली एकाधिकार के खिलाफ कड़ा संघर्ष छेड़ा था। इसमें कोई दो राय नहीं है और इसमें स्पेन और पुर्तगाल की हार भी हुई थी। तो ये तो सत्य हो गया। दूसरा कथन बोला जा रहा है कि इस सदी के उत्तरार्ध में इंडोनेशिया के व्यापार पर फ्रांस का अधिकार स्थापित हो गया है। यहाँ पे बात करूँ तो इंडोनेशिया पर डच व्यापारियों का अधिकार हुआ था, ना कि फ्रांसीसियों का। तो दूसरा कथन गलत हो जाता है और हमें क्योंकि असत्य कथन पहचान करना था तो बी विकल्प इसका सही उत्तर है। कौन सा अंग्रेज अधिकारी 1615 ईस्वी में जहांगीर से मिलकर मुगल साम्राज्य के सभी भागों में व्यापार करने और फैक्ट्रियां खोलने का अधिकार देने वाला एक शाही फरमान जारी कराने में सफल रहा। यहाँ पे यदि हम बात करें तो आपको पता होगा 1599 ईस्वी की बात आती है, जब मर्चेंट एडवेंचर्स नाम से जाने जाने वाले कुछ व्यापारियों ने पूर्व से व्यापार करने के लिए एक कंपनी बनाई और इसे ईस्ट इंडिया कंपनी नाम दिया गया। कंपनी ने कैप्टन हॉकिंस, याद रखना है कैप्टन हॉकिंस को जहांगीर के दरबार में शाही आज्ञा के लिए भेजा। परिणाम स्वरूप क्या हुआ, एक शाही फरमान मिलने के बाद पश्चिमी तट पर अनेक जगह अंग्रेज कंपनियों की फैक्ट्रियां खोलने की आज्ञा मिल गई और इस समय व्यापारिक केंद्रों को फैक्ट्रियों के नाम से जाना जाता था। तो यहाँ पे बात आती है कैप्टन हॉकिंस की। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, कैप्टन हॉकिंस नहीं। देखो बहुत सारे लोग कैप्टन हॉकिंस किए होंगे लेकिन नहीं, यहाँ पे इसलिए कैप्टन हॉकिंस सही नहीं होगा क्योंकि आप जानते हैं अंग्रेज इस छूट से क्या थे, असंतुष्ट थे और फिर उन्होंने 1615 ईस्वी में टॉमस रो को मुगल दरबार में भेजा। याद रखिए, टॉमस रो को मुगल दरबार में भेजा और जब टॉमस रो मुगल दरबार में गए तब इन्होंने सभी भागों में व्यापार करने और फैक्ट्रियां खोलने का अधिकार प्राप्त किया। तो बी विकल्प इसका सही उत्तर होगा। तो इसमें ध्यान देना है कि किसकी बात हो रही है और थोड़ा सा डीप जाना है तब जाके कर पाओगे। तो बी विकल्प सही उत्तर होगा। ज़्यादातर लोगों ने कैप्टन हॉकिंस को टिक किया होगा। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी पहली फैक्ट्री किस स्थान पर स्थापित की। ईस्ट इंडिया कंपनी आप जानते हैं 31 दिसंबर वर्ष 1600 को जब महारानी एलिजाबेथ ने रॉयल चार्टर द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्व से व्यापार करने का एकाधिकार दिया, तो उसी के बाद वर्ष 1608 ईस्वी में इस कंपनी ने पश्चिमी तट पर सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री खोली। तो ये विकल्प सही उत्तर। अगला, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है कथन भैया, अंग्रेजों ने बंबई को फ्रांसीसियों से प्राप्त किया। अंग्रेजों ने दक्षिण भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कोचीन में स्थापित की। अब बोला जा रहा है कौन से सत्य हैं। आप जानते हैं कि इंग्लैंड के सम्राट थे चार्ल्स द्वितीय और इनकी शादी एक पुर्तगाली महारानी से हुआ था। इनकी शादी जो है एक पुर्तगाली महारानी से हुआ था, ये आपको याद रखना है। और इनकी जो शादी पुर्तगाली महारानी से हुआ था वहीं पर इनको बम्बई जो है वो दहेज के रूप में प्राप्त हुआ था। तो इसका संबंध किससे है, इसका संबंध है पुर्तगालियों से, ना कि फ्रांसीसियों से। तो ये तो गलत है। दूसरा, दक्षिण भारत में पहली फैक्ट्री कोचीन में अंग्रेजों ने स्थापित की। यदि हम बात करें तो अंग्रेजों ने दक्षिण भारत में अपनी पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में 1611 में स्थापित की थी। तो इसकी बात करें तो डी विकल्प इसके लिए सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। 1686 ईस्वी में औरंगजेब द्वारा अंग्रेज व्यापारियों को बंगाल स्थित उनकी फैक्ट्रियों से खदेड़ने का प्रमुख कारण क्या था। यहाँ पे यदि हम बात करें, पहला दिया गया है अंग्रेजों का बंगाल के नवाबों के साथ संघर्ष। दूसरा, अंग्रेज अधिकारियों का मुगल राज दरबारों के षड्यंत्रों में शामिल होना। तीसरा,
अंग्रेजों द्वारा हुगली को तहस नहस कर मुगल साम्राज्य के खिलाफ युद्ध करने की घोषणा करना। तीसरा, अंग्रेजों का मराठों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध। यहाँ पे यदि हम बात करें तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में राजनीतिक सत्ता स्थापित करने के लिए और भारतीय राजस्व को प्राप्त करने के लिए इस देश को इन्हीं के संसाधनों से जीतने का प्रयास किया। इसी क्रम में 1686 ईस्वी में अंग्रेजों ने हुगली को तहस नहस कर दिया और मुगल साम्राज्य के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। मुगल सम्राट के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। तब दोनों के बीच शत्रुता शुरू हुई। अंग्रेजों ने इस स्थिति को गलत समझा और मुगलों की शक्ति को कम करके आंका। परिणाम स्वरूप क्या हुआ, यह अंग्रेजों के लिए घातक रहा और उनको बंगाल स्थित फैक्ट्रियों से खदेड़ दिया गया और फिर जाके उन्हें गंगा के मुहाने पर एक द्वीप में शरण लेनी पड़ी। तो यहाँ पे यदि हम बात करें, इसकी यदि बात करें तो इसके लिए सी विकल्प सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, 16वीं और 17वीं सदी में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा स्थापित फैक्ट्रियों के संदर्भ में कौन से सत्य हैं? पहला, अंग्रेजों ने 1615 में उड़ीसा में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की। दूसरा, इन्होंने मद्रास फैक्ट्री के इर्द गिर्द फोर्ट सेंट जॉर्ज नामक एक किला बनाया। अब यदि हम बात करें तो आप जानते हैं कि पहली फैक्ट्री इनकी उड़ीसा में नहीं खुली थी, तो पहला तो गलत है, पहला कथन गलत हो जाता है, ठीक है। और सत्य कथन पहचानना है। दूसरा बोला जा रहा है कि इन्होंने मद्रास के इर्द गिर्द सेंट जॉर्ज नामक एक किला बनाया, एकदम सत्य है। 1639 ईस्वी में मद्रास के राजा से अंग्रेजों ने पट्टा लिया इसको और यहाँ पे किला बनाया, सिक्के ढालने की अनुमति भी यहाँ पे प्राप्त की। तो यहाँ पे केवल बी विकल्प आपका सही है। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? आइए देख लेते हैं। इसमें यदि हम बात कर रहे हैं तो बोला जा रहा है कि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में व्यापार अंग्रेजों के साथ शुरू किया। दूसरा, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी पूरी तरह फ्रांस की सरकार से स्वतंत्र थी। तीसरा, फ्रांसीसी गवर्नर जनरल डुप्ले के समय फ्रांसीसियों की दक्षिण भारत में शक्ति चरम सीमा पर थी। और तीसरा, वांडीवास युद्ध के बाद हुई पेरिस संधि के बाद फ्रांसीसी भारत में केवल व्यापार केंद्रों के रूप में कार्य करते रह गए, ना तो वो अपनी फैक्ट्रियों की किलीबंदी कर सकते थे और ना ही वो अपनी फैक्ट्रियों की वहाँ पे सैनिक रख सकते थे। अब इसमें यदि हम बात करें तो आपको देखने को मिलता है कि इसका जो दूसरा कथन है वो गलत है। क्या है? फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी पूरी तरह से फ्रांस सरकार से जो है स्वतंत्र थी, गलत है। ये पूरी तरह से फ्रांस सरकार पर निर्भर थे और फलस्वरूप उस सरकार पर इन कंपनी पर सरकार का बहुत अधिक नियंत्रण था। तो बी विकल्प सही उत्तर है। आगे, भारत में ब्रिटिश राजनीतिक सत्ता का आरंभ किस युद्ध से माना जाता है? ब्रिटिश राजनीतिक सत्ता का आरंभ कहाँ से माना जाता है? आपने पढ़ा होगा 1757 का प्लासी का युद्ध। और 1757 का ये जो प्लासी का युद्ध हुआ, इस युद्ध में अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराया और यहीं से आप कह सकते हैं कि ब्रिटिश राजनीतिक सत्ता आरंभ हुई। तो ये विकल्प आपका सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 17, कहा जा रहा है कि मुगल सम्राट द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दिए गए शाही फरमान से कौन से अधिकार प्राप्त हुए? पहला, कंपनी को बिना कर चुकाए बंगाल से अपने सामान के आयात निर्यात की छूट प्राप्त हुई। दूसरा, भारतीय व्यापारियों एवं कंपनी के कर्मचारियों के निजी व्यापार के लिए कर की दर एक समान थी। तीसरा, कलकत्ता से होने वाला जो व्यापार था उस पर कर वसूलने का अधिकार कंपनी को प्राप्त हो गया। तो क्या बोला जा रहा है कि 1717 में मुगल सम्राट द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दिए गए शाही फरमान से कौन से अधिकार प्राप्त हुए? अब आप जानते हैं कि जब हम बात करते हैं तो इस आधार पर पहला और दूसरा ही सत्य है। कैसे? 1717 की बात आती है, मुगल सम्राट ने शाही फरमान जारी किया और अंग्रेजों को बहुमूल्य विशेषाधिकार दिए। इस फरमान के अनुसार कंपनी को बिना कर चुकाए बंगाल से अपने सामान के आयात निर्यात की आज़ादी थी। इन मालों पर आप कह सकते हैं आवाजाही पर दस्तक जारी करने का अधिकार था। कंपनी के कर्मचारियों को भी निजी व्यापार की छूट थी, हालांकि उनको फरमान की सुरक्षा प्राप्त नहीं थी। तो 1 और 2 सही हो जाता है, तीसरा यहाँ पे गलत है। आगे बढ़ते हैं। प्लासी युद्ध के प्रमुख कारण क्या थे? प्लासी युद्ध के प्रमुख कारण क्या थे? अब देखोगे तो यहाँ पे कुछ विकल्प हैं, जैसे कंपनी के द्वारा कलकत्ता की किलेबंदी, कलकत्ता आने वाले भारतीय माल पर कंपनी के द्वारा भारतीय
कर लगाना, सिराजुद्दौला द्वारा कासिम बाजार की अंग्रेज फैक्ट्री पर कब्जा करना। यहाँ पे यदि हम बात करें तो आप जानते हैं 1756 ईस्वी की बात आती है, जब सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना तो उसने अंग्रेज़ों के सामने ये शर्त रखी कि मुर्शीद कुली खां के ज़माने में जो व्यापार करते थे उन्हीं शर्तों पर अब व्यापार कर, और इसको मानने से इन्होंने इनकार कर दिया, अंग्रेज़ों ने इसको मानने से इनकार कर दिया। तो कहीं ना कहीं यदि हम देखें तो कंपनी के द्वारा कलकत्ता की किलेबंदी करना भी इसमें शामिल है, कलकत्ता से आने वाले भारतीय माल पर कंपनी के द्वारा कर लगाना भी इसमें शामिल है, और सिराजुद्दौला द्वारा कासिम बाजार की अंग्रेज फैक्ट्री पर कब्जा करना भी शामिल है। कहीं ना कहीं इन तीनों घटनाओं के परिणाम स्वरूप ही प्लासी की युद्ध की नींव पड़ी, और 23 जून 1757 को ये युद्ध आपको देखने को मिलता है। लास्ट घटना 1756 में हुई, जब 20 जून को कलकत्ता की ओर कूच करके इन्होंने फोर्ट विलियम पर अधिकार कर लिया। ठीक है, तो यहीं से ये शुरुआत होती है, तो इसका सही उत्तर है डी विकल्प। अगला आ जाता है आपका, प्लासी के युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत के किन क्षेत्रों में मुक्त व्यापार का निर्विवाद अधिकार प्राप्त हुआ? पहला बंगाल, दूसरा उड़ीसा, तीसरा अवध और चौथा संयुक्त प्रांत। इनमें से आपको बताना है। देखो, प्लासी का युद्ध हुआ और अंग्रेजों ने मीर जाफर, नाम याद रखिएगा, मीर जाफर को बंगाल का नवाब घोषित किया। फिर उससे अपना इनाम ये मांगने लगे। ठीक है, और कंपनी को 3 राज्य बंगाल, बिहार और उड़ीसा, बंगाल, बिहार और उड़ीसा में मुक्त व्यापार का इन्हें निर्विवाद अधिकार मिल गया। साथ ही साथ कलकत्ता के पास 24 परगना की भी इनको जिम्मेदारी मिली, 24 परगना की भी इनको जिम्मेदारी मिली। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए विकल्प, केवल 1 और 2। आगे बढ़ते हैं। अगला कहा जा रहा है, मीर जाफर के बाद अंग्रेजों ने मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया। दूसरा, मीर कासिम ने बंगाल में आंतरिक व्यापार पर लगने वाले सभी कर खत्म किए। तीसरा, मीर कासिम ने यूरोपीय तर्ज पर एक आधुनिक और अनुशासित सेना खड़ी करने का प्रयास किया। उपयुक्त में से कौन से सही हैं? अब इसमें यदि हम बात करें तो आपको बता दें कि इसका डी विकल्प सही उत्तर है। कैसे? आप जानते हैं कि मीर कासिम भी अंग्रेज़ों की शोषणकारी नीतियों से जल्दी ही थक गया था, और बंगाल में उनकी स्थिति और चालों के लिए ये खतरा बन गया था। मीर कासिम एक योग्य और कुशल शासक था, और इसलिए उसने सार्वजनिक अव्यवस्था संभालने, राज्य प्रशासन से भ्रष्टाचार मिटाकर अपनी आय दोगुनी करने के लिए यूरोपियों की तर्ज पर एक सेना खड़ी करने का प्रयास भी किया। तो ये कथन सही है। दूसरा, आप जानते हैं 1717 का जो फरमान था उसके दुरुपयोग को रोकने की इसने कोशिश भी की। तो कहीं ना कहीं ये तीनों विकल्प सही हैं, और इसका डी विकल्प सही उत्तर है। और इसी के साथ प्रश्नों की ये जो सीरीज़ थी समाप्त होती है। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।